Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। तैयारी आप सब TG, T, PG, T, LT ग्रेड, आप RO, ARO या फिर आप UPP, UPSI या लेखपाल या आप एनएम जेएनएम कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके जीएस का रोल अच्छा है, जहाँ पे जीके और जीएस अधिक मात्रा में पूछा जाता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास बेहद लाभकारी है। आप किसी भी स्टेट की आप शिक्षक भर्ती दे रहे हो, ऑल स्टेट पीसीएस दे रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, हर जगह जीके जीएस पूछा जाता है। और जीके जीएस के ये टेस्ट का क्रम जो है चौथा है। इससे पहले 3 टेस्ट हम ले चुके हैं। उम्मीद है आपने इनसे पहले की सभी क्लासेस को देखा होगा, सभी टेस्ट में प्रतिभाग किया होगा। आज ये टेस्ट 4 है। इसमें भी 50 प्रश्न लिए गए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, इन सभी तथ्यों को शुमार किया गया है। आप सब अपना स्कोर कार्ड लास्ट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे गलत उत्तर देने के लिए माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूब करके परम योग को प्राप्त किया था? सोमेश्वर प्रथम रहा है, विक्रमादित्य पंचम रहा है, तैलप सेकंड रहा या फिर जयसिंह सेकंड रहा है? कौन सा चालुक्य शासक था जो तुंगभद्रा नदी में, कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में डूब करके अपना जीवन समाप्त कर लिया था। तो मित्रों, ऐसा काम सोमेश्वर प्रथम ने किया था। विकल्पों में ए विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, चोल मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिरों में मंडप विशेषता है, विमान विशेषता है, शिखर विशेषता है या फिर गोपुरम उनकी विशेषता है? चोल काल के मंदिरों में विमान सही जवाब बैठेगा, विमान विशेषता है। सी विकल्प राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? अतीश दीपांकर भिक्षु ने, रक्षित भिक्षु ने, ज्ञानपद भिक्षु ने या फिर रत्नाकर ने? किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? कौन से भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ लिखे थे? तो अतीश दीपांकर ने लिखा था। विकल्प में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। घटना दिया गया और घटना का क्रम दे दिया गया है, उन्हें कूट में आपको सही जवाब चुनना होगा, सही मिलान करना होगा। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में ही होती है। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब होता है मित्रों? तो शाइस्ता खान पे जो हमला होता है 1663 में ही होता है। सूरत की पहली लूट की अगर बात करते हैं, सूरत की पहली लूट 1664 में होती है, 1664 में होती है। और सूरत की दूसरी लूट जो है 1670 में होती है। तो चौथे का डी होगा, 4 का डी होगा, 4 का डी होगा, अरे 4 का सी होगा भाई, 4 का सी केवल और केवल सी विकल्प में दिया गया है। आप राइट आंसर सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आ रहा है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, बाबर का मकबरा, शेर शाह का मकबरा या फिर बुलंद दरवाजा? दोहरे गुंबद वाला भारत का जो पहला मकबरा बनेगा वो हुमायूं का मकबरा बनेगा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? दीवाने इंसा, शद्रुर सुदूर, अजीर ए मुमालिश और वजीर? इसमें कौन शामिल नहीं था मित्रों? विकल्पों पे गौर करेंगे तो शद्र उद सुदूर शामिल नहीं था। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुनो। आगे चला जाए 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया
चरक संहिता कितने खंडों या अध्यायों में विभक्त है? पहले अध्याय बताओ फिर खंड बताओ। 120 अध्याय 8 खंड, 80 अध्याय 7 खंड, 100 अध्याय 5 खंड या फिर 60 अध्याय और 6 खंड। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभक्त है? चरक संहिता की अगर बात आती है 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन उठाओ। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु सेन सान्याल के द्वारा, ए बी ठक्कर के द्वारा या ए और बी दोनों के द्वारा? भील सेवा मंडल ए बी ठक्कर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। तो विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 विकल्प दिए गए हैं, फिर कथन का सही पहचान करना है। आपको बताना होगा कोर्ट में आंसर्स। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामास्टन था। पामास्टन हाँ रहा है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कैनिंग रहा है। हाँ गवर्नर जनरल कैनिंग रहा। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आ रहा है। पूछा गया सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? लता मंगेशकर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या फिर मोहम्मद इकबाल के द्वारा? सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? विकल्पों में मोहम्मद इकबाल सही जवाब है। डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे चलते हैं। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, BR अंबेडकर ने कहा और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दिया गया। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। तो साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, ऐसा कथन जो है महात्मा गांधी का है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर्स लगाओ। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? सीधी कार्रवाई दिवस की जो घोषणा है किसके द्वारा की जाती है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न पढ़ा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पे हुए थे? संयुक्त प्रांत में ज्यादा हुआ, मद्रास प्रांत में ज्यादा हुआ, बिहार में ज्यादा हुआ या फिर गुजरात में ज्यादा हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में व्यापक स्तर पे हुए? तो ज्यादा दंगे जो है संयुक्त प्रांत में हुए थे। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ा जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 की बारी है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? 1909 में, 1919 में, 1915 में या फिर 1922 में? हिंद स्वराज कौन से वर्ष में लिखी जाती है? बापू की पुस्तक है मित्रों। तो बापू की पुस्तक हिंद स्वराज जो है 1909 में लिखी गई, यानी 1909 में लिखी जाती है। आगे चलें, 15 नंबर क्वेश्चन आता है। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? कैनिंग ने की, विलियम बेंटिक ने किए, लॉरेंस ने की या फिर मैकाले ने किए? भारतीय दंड संहिता 1860 की अधिनियमित जो मसौदा तैयार होता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मैकाले के द्वारा। तो विकल्पों में डी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। मैकाले सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आ रहा है। प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, भारत के प्रधानमंत्री में या फिर राज्यपाल में? भारतीय संविधान की केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है मित्रों? तो ऐसी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आ रहा है। आपसे पूछ लिया गया 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहां किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में या फिर 9वीं अनुसूची में? भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का जो उल्लेख किया गया मित्रों, वो उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है।
विकल्पों में बी विकल्प आप सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन हम 18 नंबर पढ़ते हैं। पूछ लिया गया, शुंगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? जन लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए, दूरसंचार घोटाले की छानबीन के लिए, या फिर कारपोरेट लावेस्ट्री घोटाले में फोन टैपिंग की जांच के लिए। शुंगुल समिति की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और राष्ट्रमंडल खेल के संचालन में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसकी छानबीन के लिए शुंगुल समिति गठित हुई थी। तो विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है, एक साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में सम्मिलित बैठक में मतदाता हो सकता है यदि एक सदन में उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? 4 माह है, 6 माह है, 5 माह है और 9 माह का नाम दिया गया। सही जवाब की अगर बात आती है 6 माह राइट आंसर होता है। सी इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? कोई भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी अधिवक्ता द्वारा, कोई भी मान्य नेता द्वारा, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। जनहित याचिका, जनहित याचिका की अगर बात आती है कोई भी व्यक्ति द्वारा इसे अभियोजित किया जा सकता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 243 बी में, 243 ई में, 243 डी में, या फिर 243 जी में? पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है मित्रों 243 के डी में की गई है। अनुच्छेद 243 का डी खंड सही जवाब है। बी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन अपना 22 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, या फिर कायांतरित चट्टान? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण जो मेंटेन होता है वो कायांतरित चट्टान होता है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर चलो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अपने स्क्रीन पे है। पूछ रहा है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? अक्टूबर और नवंबर का महीना, मई और जून का महीना, जनवरी और फरवरी का महीना, या फिर फरवरी और मार्च का महीना? कौन सा महीना वापसी मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? वापसी मानसून के मौसम के लिए जो जाने जाते हैं अक्टूबर और नवंबर का महीना है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखा जाए। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, या फिर असम हिमालय में? पीर पंजाल श्रेणी कहां पे है? पीर पंजाल श्रेणी की अगर बात आती है लघु हिमालय, इसके लिए राइट आंसर बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। पूछ लिया गया, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डाटा डाट में किया जाता है। मानसून उत्तर वर्षा में करते हैं, मानसून पूर्व वर्षा में करते हैं, शीतकालीन वर्षा में करते हैं, या फिर मानसून वर्षा में करते हैं? आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डाटा डाट में होता है। कहां होता है? तो मानसून पूर्व वर्षा में होता है। विकल्पों में सी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, या फिर चंद्रमा है? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो राइट आंसर चंद्रमा पाएंगे। डी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? पाइसीकरण अभिक्रिया, मेलार्ड अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? 140 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर पकाया जाता है मांस को तो वहां पे मेलार्ड अभिक्रिया होती है। विकल्पों में सी विकल्प आप राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? रेडियो तरंग, गामा तरंग, माइक्रो तरंग, या फिर पराबैंगनी किरण? किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा तरंग में होती है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे जा रहा है। निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, अपवर्तन और बिखराव, या फिर विवर्तन और परावर्तन? किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इंद्रधनुष के निर्माण की अगर बात आती है
अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रकीर्णन है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर जाएगा। आपसे पूछा गया बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? रेयान है, सायरन है, वेनियोन है या फिर केवलर है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का प्रयोग करते हैं। विकल्पों में आप डी विकल्प राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखा जाएगा। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डाटाडाट परिवर्तित होता है ठोस और गैस, तरल और गैस, ठोस और गैस या फिर गैस और तरल? प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डाटाडाट परिवर्तित होता है मित्रों, तो ठोस और गैस परिवर्तित होता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है डाटाडाट का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तरल नाइट्रोजन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट है या फिर लिथियम डाइक्रोमेट है? श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है मित्रों? पोटेशियम डाइक्रोमेट सही जवाब बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर चुन लो। 33 नंबर क्वेश्चन आता है। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? ब्रूसेलोसिस जीवाणु से होती है, कवक से होती है, विषाणु से होती है या फिर प्रोटोजोआ से होती है? ब्रूसेलोसिस नामक जो बीमारी है मित्रों, ये जीवाणु रोधी बीमारी है। विकल्पों में जीवाणु लगाओ, इसका कारक जो है जीवाणु होता है। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा है एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम या फिर 25 ग्राम? सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम है? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आएगा। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? मशरूम का, लकड़ी का, रेत का या फिर ह्यूमस का? सही जवाब की अगर बात आती है ह्यूमस है सही जवाब। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? भोजन रसधानी में, क्लोरोप्लास्ट में, श्योडोपोडा में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? अमीबा में भोजन का जो पाचन है मित्रों, यह होता है भोजन रसधानी में। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वैसोप्रेसिन है, रिलैक्सासिन है, ऑक्सीटोसिन है और सोमारोस्टोस्टिन है। आपको सही जवाब देना है। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वैसोप्रेसिन सही जवाब बैठ रहा है। ए इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। गर्भनाल में किसकी धमनियां पाई जाती हैं? 1, 3, 2 या फिर 4? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो 2 धमनियां मिलती हैं। बी विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आ रहा है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय से धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचयन का नियंत्रण करना या फिर पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना? मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है आपसे पूछा गया। सही जवाब पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यह मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया ऑटो वान ग्यूरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? डीजल इंजन के लिए, जेट इंजन के लिए, वायु पंप के लिए या फिर प्रतिदीप्ति विद्युत लैंप के लिए? ऑटो वान ग्यूरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो वायु पंप के लिए फेमस थे। विकल्पों में आप बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पूछा जाएगा। अल्पावधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? आर्थिक लगान, आभासी लगान, निवल लगान या फिर अधिसामान्य लगान? तो अल्पावधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को जो कहा जाता है वो आभासी लगान कहा जाता है।
सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आता है, पूछ लिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? हवाना सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन, रोम सम्मेलन या फिर ब्रेटन वुड सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किस सम्मेलन की देन होती है मित्रों? तो सही जवाब आप ब्रेटन वुड का लगाओ, डी विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन में व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को, श्रीमती गौरा देवी को, कामरेड गोविंद सिंह रावत को या फिर सुंदरलाल बहुगुणा को? चिपको आंदोलन में व्यवहारिक पक्ष के रूप में जिसे जाना जाता है वो नाम कामरेड गोविंद सिंह रावत है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, आपसे पूछा गया लानोज और कंपोज घास किस व्योम के अंतर्गत आते हैं? टैगा वायोम, टुंडा वायोम, शीतोष्ण वायोम या फिर उष्ण कटिबंधीय वायोम? लानोज और कंपोज घास किस वायोम के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंधीय वायोम सही जवाब बैठ रहा है, डी विकल्प आप राइट आंसर चुन सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल वायोम का उदाहरण है? टैगा, केल्प फॉरेस्ट, एस्चुरी या फिर कोरल रीफ? टेरेस्ट्रियल वायोम का जो उदाहरण है मित्रों टैंगा वाला है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। आगे चला जाए, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? G20 एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, एक पृथ्वी एक प्रकृति एक जीवन है, एक विश्व एक परिवार एक जीवन है या फिर एक पृथ्वी एक प्रकृति एक भविष्य है? मित्रों G20 18वें सम्मेलन का जो मोटो है वो एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुनना है। अपना अगला क्वेश्चन देखना है। 47 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञानार्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता या फिर स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता? मानव विकास सूचकांक की बात आ रही है, एक आयाम नहीं है, तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता ये मानव विकास सूचकांक का एक आयाम नहीं है। डी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे, पूछ लिया गया गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1960-61, 1962-63, 1961-62 या फिर 1963 और 64? गहन जिला कृषि कार्यक्रम को कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो 1960-61 सही जवाब होगा। फर्स्ट विकल्प आपका यहां पे राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है, पूछ लिया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है 50%, 30%, 15% या फिर 35%? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है वो 15% का होता है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आता है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में लोकेटेड है? कावेरी बेसिन में स्थित है। आपसे कह रहा है नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ बिल्कुल है। आपसे कह रहा है पाम्पी कोडा राष्ट्रीय उद्यान, ये नहीं है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये है, और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है। तो एक है, 3 है और 4 है। 1, 3, 4 केवल सी विकल्प में है। आप राइट आंसर्स यहां सी के साथ चुन लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अब बताने की बारी है कि इन 50 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चंस ईमानदारी से सही किया है। ये टेस्ट पेपर 4 था, इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। हमें उम्मीद है आपने सभी टेस्टों को ईमानदारी पूर्वक दिया होगा और अपना स्कोर कार्ड भी बताया होगा कि कितना स्कोर मेरा सही जा रहा है। आप भी जान रहे हैं दिसंबर है और दिसंबर में आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को हम लोग सुबह की इस क्लास में 50 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है आप सब बेहतर परफॉर्मेंस किए होंगे। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।